स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का वीकली करंट अफेयर्स के इस एडिशन में। इसमें हम 1 से 7 अगस्त तक की सभी खबरों को कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट खबरों को हम देखने वाले हैं इसमें। तो हमें इसमें देखना है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसके अलावा लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप समूह से जुड़ी हुई जो खबर है उसे देखना है। जम्मू कश्मीर पर चीन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या कहा है वो देखेंगे। पाकिस्तान ने अभी नया मानचित्र जारी किया है जिसमें उसने भारत के कुछ हिस्सों को अपने में दिखाया है, तो इस पर पूरा विवाद क्रिएट हो गया, उसे देखेंगे। और हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति हुई है, वो जानेंगे। कोविशील्ड वैक्सीन जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है, भारत में क्यों चर्चा में बनी हुई है, उसे जानना है। रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति को रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका मसौदा जारी किया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको सम्मिलित करते हुए हमने अपना 360 डिग्री कवरेज का वीडियो भी बनाया है, तो आप चाहें तो डिटेल में इसे वहां से समझ सकते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में अभी हाल ही में डेट घोषित हुई है, वो देखेंगे। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम इसमें आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं अपना पहला टॉपिक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। जून 2020 में लगातार चौथे महीने 8 कोर उद्योगों का उत्पादन 15% कम हो गया है। मई 2020 में इसमें 22% की कमी देखी गई, लेकिन जून 2020 में यह थोड़ा सा सुधार हुआ है इसमें और 15% की कमी देखी गई है। यदि बात करें ऐसे उद्योग की जिसने थोड़ी सी वृद्धि दर्ज की है, तो वो है उर्वरक उद्योग, जो एक अकेला उद्योग है जिसने जून 2019 की तुलना में जून 2020 में 4.2% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। वहीं इस्पात उद्योग में 33% की सबसे अधिक गिरावट महसूस की गई है। जानते हैं कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है। यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों में एक निश्चित समय अवधि में वृद्धि दर को दर्शाता है। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा मासिक आधार पर संकलित किया जाता है। जिन 8 कोर उद्योगों की हम बात कर रहे हैं, उनका कुल उद्योगों में 40% भार होता है। IIP का प्रकाशन 2011-12 को आधार वर्ष मानकर किया जाता है। घटते हुए क्रम में यदि इन 8 प्रमुख उद्योगों को देखें तो सबसे पहला है रिफाइनरी उत्पाद, उसके बाद बिजली, देन इस्पात, फिर कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और सबसे एंड में उर्वरक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप में सड़क निर्माण के लिए नारियल पेड़ों की कटाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। लक्षद्वीप एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना का यदि कोई उल्लंघन हुआ है तो यह पता लगाने के लिए भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने एक समिति का गठन किया है। यदि हम बात करें लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप समूह की, तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पर है ये अगत्ती द्वीप समूह। ये आपका केरल का तट है, उसके साइड में ये लक्षद्वीप आइलैंड्स है सारे, और इसमें ये अगत्ती द्वीप समूह है। क्या है एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना? इसका उद्देश्य भारतीय द्वीपों, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप की सामाजिक पारिस्थितिक स्थिरता को सुनिश्चित करना है। जो द्वीपों और इसके संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए काम करना, विशेष रूप से स्वदेशी दृष्टिकोण के आधार पर आदिवासी बहुल द्वीपों में कार्य करना है। जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूल रणनीतियों का विकास करना भी इसका कार्य है, और इसके प्रमुख लक्ष्यों में ग्रीन द्वीप अर्थव्यवस्था अवधारणा को विकसित करना है और साथ ही इको टूरिज्म के विकास को बढ़ावा देना है। अगत्ती द्वीप कावारती द्वीप समूह के पश्चिम में स्थित है और प्रवाल भत्ती और बहुरंगी मूंगा मछलियां यहाँ बहुतायत में पाई जाती हैं। यहाँ पर उद्योगों में मत्स्य पालन प्रमुख है और उसके अलावा जूट और कोपरा यानी नारियल की गिरी का उद्योग भी यहाँ पर फेमस है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII पुणे को भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल द्वारा भारत में कोविशील्ड के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है। SII दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है और कम और मध्यम आय वाले देशों के लिए कोरोना की वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए इसने स्वीडिश ब्रिटिश फार्मा एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया है। तो ब्रिटिश फार्मा कंपनी ने बनाया है कोविशील्ड वैक्सीन को, परंतु भारत में उसके क्लिनिकल ट्रायल के लिए SII पुणे को भारत सरकार के द्वारा मंजूरी मिल गई है। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन का नाम है। SII
यदि ऐसा करने में सफल हो जाता है तो वो भारतीय कंपनी भारत बायोटेक, जिसने कोवैक्सीन का निर्माण किया है, और साथ ही जायडस कैडिला कंपनी से आगे हो जाएगा। कोविशील्ड के परीक्षण में देश भर के 18 इष्टतम साइटों के लगभग 1600 प्रतिभागी शामिल होंगे, जिन्हें राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन और ग्रैंड चैलेंज इंडिया प्रोग्राम द्वारा पहचाना गया है। तो यदि एसआईआई पुणे इस क्लिनिकल ट्रायल में सफल होता है तो इस तरीके से उसने बायोटेक और जायडस कैडिला नाम की कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि ये दोनों कंपनियां अभी पहले और दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में हैं। पढ़ते हैं आगे। रक्षा मंत्रालय ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक 1,75,000 करोड़ रुपए का विनिर्माण कारोबार सुनिश्चित करना है, जिसमें से $5 बिलियन के एरोस्पेस और रक्षा सामान और सेवाओं का निर्यात शामिल है। गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण के साथ साथ एरोस्पेस और नौसेना के जहाज का निर्माण करना भी इस नीति का उद्देश्य रहा है। आयात पर निर्भरता को कम करना और घरेलू डिजाइन से मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना, रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और वैश्विक रक्षा मूल्य श्रृंखला यानी ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनना भी इसका लक्ष्य रखा गया है। साथ ही एक ऐसा वातावरण बनाने पर इसमें जोर दिया गया है जहां अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें खरीद संबंधी सुधार, स्वदेशीकरण, एमएसएमई स्टार्टअप्स को सहायता, निवेश को बढ़ावा देना और व्यापार सुगमता सूचकांक में सुधार करना, ये 5 एरिया बताए गए हैं जिनमें काम करने की आवश्यकता है। 6 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग नियुक्त किया है। वे 1985 बैच के गुजरात कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। अक्टूबर 2019 में जम्मू और कश्मीर का पहला उपराज्यपाल इन्हें नियुक्त किया गया था। ये आने वाले समय में राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा के साथ वारंट द्वारा नियुक्त करेगा। उसे केवल उसी आधार पर अपने कार्यालय से हटाया जा सकता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अपना पद संभालने के बाद वह केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद के लिए पात्र नहीं होता है। इस पद पर उनका कार्यकाल पद संभालने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक बना रहता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी की एक नई पहल को लॉन्च किया है, जिसका नाम है सहकार कूप ट्यूब एनसीडीसी चैनल। इसका उद्देश्य किसानों और युवाओं को सहकारी समितियों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। सहकारी समिति के गठन और पंजीकरण के लिए 18 विभिन्न राज्यों के लिए एनसीडीसी द्वारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में निर्मित गाइड वीडियो भी लॉन्च किए गए हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा 1963 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। एनसीडीसी का उद्देश्य कृषि वस्तुओं, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक वस्तुओं, पशुधन और कुछ अन्य अधिसूचित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना है, जो सहकारी सिद्धांतों और मामलों से संबंधित मामलों पर उत्पादित होते हैं। ऐसे सभी उत्पाद जो सहकारी सिद्धांतों से संबंधित हैं, उनके बारे में योजना बनाना एनसीडीसी का उद्देश्य है। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के निरसन के 1 साल बाद चीन ने न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है और विशेष दर्जे की समाप्ति के बाद यह ऐसा तीसरी बार हुआ है जब चीन ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया है। पिछले साल अगस्त में और इस साल जनवरी में भी चीन ऐसा कर चुका है। कश्मीर मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच शेष विवाद है। यथास्थिति में कोई भी एक तरफा बदलाव पूरी तरीके से अवैध और अमान्य है। कश्मीर क्षेत्र के मुद्दे को संबंधित पक्षों के बीच बातचीत और परामर्श के माध्यम से हल किया जाना चाहिए, चीन का ऐसा कहना है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर कहा है कि चीन को इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए चीन को अन्य देशों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। भारत ने कई मौकों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी यह स्पष्ट किया है कि धारा 370 का उन्मूलन भारत का आंतरिक मामला है।
मौद्रिक नीति समिति की हालिया बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीतिक दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। एमपीसी ने यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 4% पर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट को 4.25% पर बनाए रखा है। कमजोर घरेलू मांग और कच्चे तेल की कम कीमतों के कारण जून में आयात में तेज गिरावट देखी गई है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 31 जुलाई 2020 तक वर्तमान में $536 बिलियन है, जो कि $56 बिलियन की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2020-21 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि नकारात्मक होने की उम्मीद इस समिति में दर्शाई गई है। जुलाई में किए गए उपभोक्ता सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं का विश्वास बहुत निराशावादी है, इसलिए मांग गंभीर रूप से प्रभावित होने की उम्मीद दर्शाई गई है। अप्रैल और मई में कुछ आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे उच्च आवर्ती आर्थिक संकेतकों में कुछ सुधार अवश्य हुआ है, लेकिन फिर से कई क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे आर्थिक संकेतकों में यह सुधार समाप्त होने की कगार पर है। हाल ही में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सरक्रीक और जूनागढ़ को कवर करते हुए एक नया राजनीतिक मानचित्र का अनावरण किया है। नक्शे में पूरे जम्मू कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है और यह कश्मीर के पूर्व में कोई सीमा भी नहीं दिखाता है। तो पाकिस्तान ने 4 क्षेत्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सरक्रीक और जूनागढ़ को विवादित बना दिया है। इसने इस्लामाबाद में श्रीनगर राजमार्ग के रूप में कश्मीर राजमार्ग का नाम बदल दिया है। यह दावा करता है कि गुजरात में सियाचिन, सरक्रीक और जूनागढ़ का क्षेत्र पाकिस्तान के क्षेत्र के रूप में पूर्व स्थिति में है। नक्शा खैबर पख्तूनवा प्रांत के हिस्से के रूप में फेडरल प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों यानी FATA को भी दर्शाता है। भारत ने इसे राजनीतिक गैर बराबरी में एक कवायद बताया है और इन हास्यास्पद दावों की न तो कोई कानूनी वैधता भारत मानता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता। इसीलिए भारत ने इस नक्शे को खारिज कर दिया है। इसी में कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जान लेते हैं। सरक्रीक लाइन कहाँ पर है? यह कच्छ के रण में भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित जल की 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। मुख्य विवाद इस बात को लेकर है कि कच्छ और सिंध के बीच की समुद्री रेखा स्पष्ट नहीं है। पाकिस्तान अपने तरफ के पूर्वी किनारे का अनुसरण करने के लिए लाइन का दावा करता है, जबकि भारत एक केंद्रीय लाइन का दावा करता है। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो यह लद्दाख का हिस्सा है, जिसे अब केंद्र प्रशासित प्रदेश में बदल दिया गया है। यह हिमालय में पूर्वी काराकोरम श्रेणी में पॉइंट NJ9842 के उत्तर पूर्व में स्थित है, जहां नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच समाप्त होती है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। और बात करें संघीय रूप से प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों की, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में एक अर्ध स्वायत्त जनजातीय क्षेत्र था, जो वर्ष 1947 से अस्तित्व में आया था। 2018 में इसका पड़ोसी प्रांत खैबर पख्तूनवा में विलय कर दिया गया था। 2 अगस्त 2020 को बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के 13वें संस्करण का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में एक IPL गवर्निंग काउंसिल की बैठक में करने का निर्णय लिया है। 13वां संस्करण 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 के बीच आयोजित किया जाएगा। सभी मैच UAE के तीनों शहरों आबू धाबी, शारजहां और दुबई में खेले जाएंगे। IPL 2020 53 दिनों के लिए संचालित होगा और इस बार 10 डबल हेडर यानी एक दिन में 2 मैच होंगे। यदि कोई खिलाड़ी कोरोना वायरस से संक्रमित है तो सभी फ्रेंचाइजी टीमों को खिलाड़ी बदलने की अनुमति दी जाएगी। इसी में महिला IPL का भी आयोजन होगा, जिसमें 4 टीमें भाग लेंगी। महिला IPL को चैलेंजर सीरीज के नाम से भी जाना जाता है और यह पहली बार होगा जब फाइनल वीकेंड को नहीं बल्कि वीकडे पर होगा। इससे पहले फाइनल शनिवार या रविवार को होता था। 7 अगस्त 2020 को देश भर में छठा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आमतौर पर हथकरघा उद्योग के महत्व और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कोलकाता में एक सार्वजनिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन में घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रियाओं का पुनरुद्धार शामिल था। ज्ञात हो कि 29 जुलाई 2015 को भारत सरकार ने इस आंदोलन की याद में हर साल 7 अगस्त को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस वर्ष दिवस के अवसर पर कपड़ा मंत्रालय द्वारा एक आभासी मंच के माध्यम से एक समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह में मोबाइल ऐप और बैकएंड वेबसाइट और हैंडलूम मार्क योजना के लिए हैंडलूम पोर्टल लॉन्च किया गया।
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के द्वारा ओडिशा के 2 गांवों को सुनामी से निपटने के लिए तैयार किया गया है। जगतसिंहपुर जिले के गंजम और नोलियासाही में वेंकटरायपुर को मान्यता दी गई है। ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 2 गांवों में सुनामी रेडी कार्यक्रम लागू किया है। हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी रेडी को लागू करने वाला भारत पहला देश और ओडिशा पहला राज्य बन गया है। तो ये भारत और ओडिशा के लिए गौरव की बात है कि यूनेस्को के प्रोग्राम सुनामी रेडी को यहाँ पर सबसे पहले हिंद महासागर क्षेत्र में लागू किया गया है। सुनामी रेडी यूनेस्को आईओसी का एक सामुदायिक प्रदर्शन आधारित कार्यक्रम है। सार्वजनिक, सामुदायिक नेताओं और राष्ट्रीय और स्थानीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसियों के सक्रिय समर्थन से सुनामी रेडी को बढ़ावा दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सुनामी के दौरान आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए तटीय समुदाय की तैयारियों में सुधार करना है। यह बड़े पैमाने पर जन और संपत्ति के नुकसान को कम करने में मदद करता है। अब चलते चलते कुछ और इम्पोर्टेंट खबरों को देख लेते हैं। महामारी के परिणाम स्वरूप भारत के राजकोषीय घाटे में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली है। जून 2020 में समाप्त पहली तिमाही में बजटीय अनुमान के 83% यानी 6.62 लाख करोड़ रुपए पर राजकोषीय घाटा पहुंच गया है। हाल ही में मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। गापुर में गैर सरकारी संगठन अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक कार्ड को कम करने के लिए भारत में 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है। अप्रैल-जून 2020 की तिमाही में यूरोजोन का सकल घरेलू उत्पाद 12.1% कम हो गया है। यूरोजोन में यूरोपियन यूनियन के 19 सदस्य शामिल हैं जो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। यूरोपीय संघ के 8 सदस्य बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्वीडन यूरो का उपयोग नहीं करते हैं। 1 अगस्त 2020 को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस द्वारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। चीन ने औपचारिक रूप से अपने बायडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को वैश्विक सेवाओं के लिए शुरू कर दिया है। जिन लिक्विन को 5 वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए चीन स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के अध्यक्ष हेतु पुनः निर्वाचित किया गया है। 6 अगस्त को राष्ट्रपति ने वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। 6 अगस्त 2020 को हिरोशिमा परमाणु बमबारी की 75वीं वर्षगांठ के रूप में भी चिन्हित किया गया है। 1 से 7 अगस्त 2020 के दौरान संपूर्ण विश्व में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। वर्ष 2020 में इस सप्ताह का मुख्य विषय था सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लैनेट। तो ये हमारा आज का वीकली एडिशन था। इससे संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही अपना फीडबैक भी हम तक पहुंचाना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीकली एडिशन में। तब तक आप जुड़े रहें BPSC राइट वे के साथ। थैंक यू।